नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे तय हो गए हैं। क्या अब ये जाहिर हो गया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक तरफ जहां धार्मिक ध्रुवीकरण के नारे सुनाई देने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर जातीय अस्मिता का सवाल भी बड़ा होता गया है। बात कर लेते हैं पहले जातीय अस्मिता की। इससे पहले आपने कभी देखा होगा यूपी में कि ऐसा हो रहा हो जहां ये बताया जाता हो कि मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं दलित हूं। इसकी शुरुआत हाल ही में यूजीसी के नए रेगुलेशन से हुई, जहां सवर्ण समाज ने जोर जोर से सड़कों पर बताया कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है क्योंकि वो सवर्ण है। और जबकि उस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो अब आरक्षित समुदाय सड़कों पर चिल्ला रहा है कि आरक्षित समुदाय होने के कारण उन्हें निशाना बनाया जाएगा, निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ कानपुर के एक बैंक में जिस तरीके से एक लड़की ने अपनी जाति बताते हुए गर्व का अनुभव किया और उसके प्रत्युत्तर में एक दूसरी महिला ने अपनी जाति को बताते हुए गर्व की अनुभूति लोगों के सामने जाहिर की, इससे यही संदेश जा रहा है कि जातीय अस्मिता का जो चरम इन दिनों प्रदेश में दिख रहा है, इससे पहले शायद ही देखने को मिला था। दरअसल पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं इन दोनों के लिए ये सारे फॉर्मूले फिट बैठ रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण फायदे का सौदा रहा है, तो विपक्षी यानी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए, बहुत हद तक बहुजन समाज पार्टी के लिए भी जातीय अस्मिता का सवाल चुनावी फायदा देता रहा है। अखिलेश यादव पहले से ही अपने पीडीए फॉर्मूले को बार बार बुलंद कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें इन्हीं के आधार पर अच्छी जीत हासिल हुई थी। पीडीए में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ों की बात अखिलेश यादव करते हैं। वो पीडीए का नारा बार बार बुलंद करके जातियों को उनकी अपनी पहचान याद दिलाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि सभी जातियां भाजपा के दिए हिंदुत्व के नारे के तहत अपनी जाति भुलाकर गोलबंद न हो। तो जातियों के बीच की लकीर को मोटी करने में अखिलेश यादव लगे रहते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही शायद क्या नया शुरू किया है। क्या धार्मिक ध्रुवीकरण, जो उसकी सबसे बड़ी संजीवनी रही है, उसको खाद पानी देना भाजपा के बड़े नेताओं ने शुरू कर दिया है। दो ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, जिससे ये जाहिर होगा कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस ओर जा रहा है। हाल ही में सीतापुर एक आश्रम में मूर्ति स्थापना दिवस समारोह में गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से लोगों के बीच दोहराया कि सनातन को किस तरीके से ठेस पहुंचाया जा रहा है, सनातन की क्या उदारता रही है, और इसके साथ उन्होंने अपना पुराना नारा भी दोहराया कि बटेंगे तो कटेंगे। साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुत्व के धागे में बांधने की या बांधे रखने की कोशिश दिखने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर में ये बोलना था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इसी बीच में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, जरा ये भी सुन लेते हैं। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। दरअसल सीतापुर में दिए गए सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान की अगली कड़ी के तौर पर इसे देखा जा सकता है। यूपी के चुनाव में बाबर की एंट्री हो चुकी है। सीतापुर में सीएम ने खुद कहा था कि बाबरी नाम के किसी भी ढांचे के बनने का सपना कयामत तक अब लोग न देखें। उसी को आगे बढ़ाया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, इस बहकावे भूल से भी मत आना, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे, उसको कभी मत होने देना। लेकिन दोनों ही पक्षों के सामने क्या चैलेंजेस हैं,
क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से फिर से हिंदुत्व के धागे में सबको पिरो लेगी? उसके सामने भी तो कई सवाल खड़े होंगे। प्रयागराज में बटुक ब्राह्मणों की पिटाई का वीडियो सामने आया हो, या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जाना हो, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी का पीछा करेंगे। और तो और बनारस में मणिकर्णिका घाट पे जो मूर्तियों का खंडन सबके सामने आया, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर देगी? तो उसके सामने भी ये चुनौतियां हैं कि जिस हिंदुत्व के नारे को वो बार बार बुलंद करती है, तो फिर ये सारी घटनाएं क्या उसकी डिक्शनरी से बाहर है? इन घटनाओं को होते भाजपा शासित राज्य में कैसे दिया जा रहा है? अब बात करते हैं अखिलेश यादव की चुनौतियों के बारे में। पीडीए का नारा उन्होंने लोकसभा के चुनाव में दिया था। अब ये तो सभी को मालूम है कि लोकसभा के चुनाव का पैटर्न और विधानसभा के चुनाव का पैटर्न अलग होता है, वोटिंग पैटर्न भी अलग होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये कहा जाता है कि राजनीति में मुद्दे काठ की हांडी की तरह होते हैं, इन्हें दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, इन्हें दोबारा नहीं कैश किया जा सकता है। तो जिस पीडीए के नारे के सहारे अखिलेश यादव को लोकसभा में बम्पर सफलता मिली थी, विधानसभा में उसी नारे के सहारे वो सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? इसे कैसे जरूरी मान लिया जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने का जो नैरेटिव खड़ा हुआ था, यूपी के विधानसभा के चुनाव में वैसा ही कोई नैरेटिव खड़ा हो जाएगा? तब न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने 400 पार का नारा दिया था, बल्कि कुछ अति उत्साही नेताओं ने तो ये भी कह दिया था कि इसके पीछे की मंशा संविधान में बदलाव की है, और इसीलिए संविधान से जिन लोगों को प्रोटेक्शन प्राप्त है उनका मोह भंग हो गया भाजपा से, और जातीय आधार पर वोटिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। तो आखिर इस बात की क्या गारंटी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ऐसा ही कोई नैरेटिव लोगों के सामने होगा? अखिलेश यादव न सिर्फ जातियों के बीच की लकीर को मोटी करने में लगे हैं, बल्कि वो भाजपा के हिंदुत्व की काट भी अपने कई पैंतरों से देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। जब भी किसी हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा की घेरेबंदी होती है, जैसे बनारस का मामला हो या प्रयागराज का मामला हो, अखिलेश यादव बहुत बढ़ चढ़ के उसमें आगे आते हैं। और तो और अपने गांव में वो एक शिवजी का मंदिर भी बनवा रहे हैं। बड़े मुस्लिम लीडर्स से उन्होंने एक तरीके से दूरी भी बना ली है, जिससे कि मुस्लिम सरपरस्ती का उनके ऊपर कोई आक्षेप ना आए या वो ऐसा होते हुए न दिखे। तो जाहिर तौर पर अब ये साफ हो चला है कि आने वाला विधानसभा चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण और जातीय अस्मिता के सवाल पे होगा। कौन बाजी मारेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज इस एपिसोड में बस यही तक। एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।